नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का संबंध जुड़ता है मणिपुर से। और मणिपुर एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि वहां पर 6 महीने के लिए अब और बढ़ा दिया गया है राष्ट्रपति शासन। तो इसी न्यूज की चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर कितने समय के लिए बढ़ाया गया, तो आखिर इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं मणिपुर के ऊपर, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करने वाले। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये न्यूज क्या है। तो देखिए, न्यूज क्यों चर्चा में है, तो केंद्र सरकार ने फिर से एक बार क्या किया है कि मणिपुर के संदर्भ में जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है, तो वो जो राष्ट्रपति शासन है उसे और जारी करने का एक जो निर्णय है वो ले लिया है। राजनीतिक जो अस्थिरता मणिपुर में बढ़ रही है, शांति जो व्यवस्था है उसके मद्देनजर जो मणिपुर है वहां पर जो राष्ट्रपति शासन है उसे फिर से 6 महीने के लिए क्या कर दिया गया है और आगे एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। और इस कारण से देखें तो अब फिर से ये एक बार चर्चा में है। और खास तौर पे देखें तो ये जो विस्तार है ये 13 अगस्त 2025 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से प्रभावी होगा। मणिपुर में देखें तो जाति जो हिंसा है उसके बाद केंद्र सरकार ने आर्टिकल जो 356 होता है, इसी 356 अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को क्या किया था कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। और अब एक बार फिर से यहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ से जुड़ी हुई जो घटनाक्रम है उनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ा दिया गया है। अब बात करें कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, ये बेसिक जो समझ है वो आपको होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन कहने का मीनिंग जो होता है कि किसी भी राज्य में जो राज्य सरकार है उसका जो निलंबन है और प्रत्यक्ष रूप से जो केंद्र सरकार है उसका जो शासन है वो लागू होने से है। और इसके संदर्भ में खास तौर पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसके अनुसार किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट की बात की जाती है कि किसी भी राज्य में अगर वहाँ संवैधानिक जो तंत्र है, वो संवैधानिक जो तंत्र है वो अगर असफल होता है और उसके फेल्योर होने के बाद देखें तो इस तरह की जो परिस्थितियां बनती हैं कि संविधान का जो उल्लंघन है, उस संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार को क्या कर दिया जाता है, उस राज्य से भंग कर दिया जाता है। और जब सरकार भंग हो जाती है उसके बाद राज्य जो है वो आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल की स्थिति में पहुंच जाता है, या इसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि राष्ट्रपति जो शासन है वो लगाने के क्या बेसिक आधार हो सकते हैं, तो इसके 2 आधार होते हैं। पहला, आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि ऐसी स्थिति राज्य में उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुरूप आगे अपनी सरकार नहीं चला सकती, या राष्ट्रपति ऐसा निर्णय राज्य के राज्यपाल की जो रिपोर्ट है उस राज्यपाल की रिपोर्ट के प्रदत्त होने के बाद उसके बगैर भी कर सकता है। लेकिन अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है राष्ट्रपति के पास तो फिर वहां पर जो राष्ट्रपति शासन है वो लागू की जाती है। दूसरा जो तरीका है वो संविधान का 356 आर्टिकल है, उसके तहत केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करने में राज्य सरकार अगर विफल हो जाती है, फेल हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इसके अलावा भी अगर जो विधानसभाएं हैं, अगर बात करें कि जो भी विधानसभाएं हैं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, तो विधानसभा जो चुनाव है उस चुनाव में अगर किसी भी दल या गठबंधन को पूरी तरह से मेजोरिटी में जो बहुमत है वो नहीं मिलता है, या फिर विधानसभा अपना मुख्यमंत्री चुन पाए, तो इसमें अगर दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में भी क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और इसके संदर्भ में देखें, जो अनुमोदन की बात की जाती थी कि राष्ट्रपति जो शासन है ये लागू करने की जो घोषणा है उसको 2 महीने के भीतर संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके द्वारा सामान्य बहुमत से क्या किया जाना चाहिए, अनुमोदित किया जाना सबसे कंपलसरी बात है, सबसे अनिवार्य शर्त है। और राष्ट्रपति शासन को आमतौर पे देखेंगे तो 6 महीने के लिए ये लागू किया जाता है, लगाया जाता है किसी भी राज्य के संदर्भ में। और यदि राज्य में स्थिति सामान्य इस 6 महीने के दौरान भी नहीं हुई तो फिर क्या है कि इसे अधिकतम 3 साल
और 3 साल को भी देखें तो 6 महीने की जो स्वीकृति है, उस संसद की स्वीकृति के मिलने के बाद इस 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसी क्रम में देखें तो मणिपुर में क्या है कि अब फिर से 6 महीने जो राष्ट्रपति शासन है उसे एक्सटेंड किया गया है। इसमें देखें तो जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है, इसके अनुसार, इस संविधान के अनुसार देखें, इस आर्टिकल के अनुसार, इस संविधान संशोधन के अनुसार, तो 1 वर्ष के पश्चात जो राष्ट्रपति शासन है उसको 6 महीने के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब कुछ खास परिस्थितियां देखने को मिलती है उस राज्य क्षेत्र में। यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या किसी भी भाग में राष्ट्रीय जो आपात है वो घोषणा की गई हो, तो फिर क्या होता है कि इस तरह की स्थिति होती है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो ये सिद्ध करे, प्रमाणित करे कि संबंधित जो भी राज्य वहां पर विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या होता है कि वहां के संदर्भ में अनुमोदन की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरी बात करें कि राष्ट्रपति जो शासन है, जब ये किसी राज्य में लागू हो जाता है, लगा दिया जाता है, तो आखिर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है अलग अलग स्तरों पे। तो देखिए, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहां की सारी व्यवस्था क्या हो जाती है कि अब वो सीधे राष्ट्रपति के हैंड में आ जाती है, वो राष्ट्रपति के माध्यम से रेगुलेट होती है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पूरी तरह से देखें तो जो रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, और इस स्थिति में जो राज्य कार्यपालिका है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, वो सस्पेंड हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है, और राज्य की जो विधायिका है वो या तो निलंबित हो जाती है या फिर विघटित हो जाती है। तो दोनों बातें हैं कि पहली बात की स्थिति में जो राज्य कार्यपालिका है वो बर्खास्त हो जाती है, और जो राज्य की विधायिका है, वो जो विधायिका होती है वो या तो निलंबित हो जाएगी या फिर विघटित हो जाएगी। तो ये बात देखने को मिलती है, और राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल के माध्यम से राज्य का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से चलाता है। संसद राज्य के लिए कानून बनाती है, तो इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो संसद राज्य के लिए जो नियम है वो बनाने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट अथवा उसके द्वारा नियुक्त जो अन्य कोई प्राधिकारी होता है उसको सौंप दिया जाता है। और सामान्य तौर पे ये देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से देखें तो संसद के लिए चुने गए जो सदस्य हैं उनकी सलाह पर ही जो भी कानून है, प्रावधान है, वो बनाए जाते हैं। और ये जो कानून होते हैं ये राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति के नियम है, इसी रूप में इन्हें जाना जाता है। और जब संसद का सत्रावसान हो तो फिर राष्ट्रपति उस राज्य के लिए क्या करता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये उसे अधिकार प्रदान किया गया। इसके अलावा भी कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन की जो भी कह सकते हैं होती है वो उच्च न्यायालय की स्थिति में जो भी स्तर है, जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, वो पूरी तरह से प्रभावी बने रहते हैं। राष्ट्रपति को संबंधित जो भी उच्च न्यायालय है उसकी जो शक्तियां हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं, और वो उनसे संबंधित जो भी संवैधानिक जो कह सकते हैं प्रावधान अपने संविधान के तहत है उनको निलंबित नहीं कर सकता। इसके अलावा देखें तो राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी भी राज्य के लिए जो राष्ट्रपति है, जो संसद है या अन्य किसी विशेष प्राधिकारी के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति के बाद भी क्या रहता है, वो बना रहता है। राज्य विधायिका के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, या फिर इसे परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर से इसे लागू किया जा सकता है। अब इसमें सबसे जो गंभीर बात होती है कि आखिर राष्ट्रपति शासन की समाप्ति कैसे तब होती है, तो देखिए जब राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। उसे अगर लगता है कि नहीं, वहाँ का जो भी परिस्थिति है उस राज्य की वो बेहतर हो चुकी है और अब वो जो भी संविधान है, संविधान के अनुसार वहाँ पर शासन चालू हो सकता है, तो इसके लिए किसी संसदीय जो स्वीकृति है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब थोड़ा सा बात करें कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है आखिर वो किस कारण से हो रही है, तो देखिए यहाँ पर जो हिंसा वो लंबे समय से चल रही है। करीब 2-3 साल से देखें तो वहाँ पर हिंसा का जो दौर है वो स्टार्ट हुआ था, और वो 2022-23 से इसकी जो एक स्टार्टिंग है वो हुई थी, और तब से वहाँ पर हिंसा का जो माहौल है, जो अराजकता का माहौल है, जो बड़े कह सकते हैं कि इस तरह के बहुत सारे जो घटना है उनको अंजाम दिया जा रहा है। तो तब से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को एक आदेश दिया था जिसमें राज्य सरकार से जो मैतेई समुदाय है उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर क्या की थी, जल्दी से विचार करने का एक दिशा निर्देश दिया था।
और जब ये कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया गया, तो इस आदेश के कुछ दिन बाद ही राज्य में क्या हुआ, एक तरह से देखें तो जाति जो हिंसा है वो देखने को मिली, और इस जाति हिंसा में काफी संख्या में लोग मारे गए। राज्य में देखेंगे तो दो बड़े समुदाय, मणिपुर में देखेंगे तो दो या तीन कह सकते हैं, तीन बड़े समुदाय हैं। तो दो बड़े, उनमें से जो समुदाय है वो, जैसे अगर बात करेंगे कि वहाँ पर जो मैतेई, उनमें से सबसे जो एक बड़े समुदाय में आता है। तो राज्य में जो मैतेई समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है वो देने की मांग को, इसकी जो वहाँ पर जो भी जाति हिंसा है उसका सबसे महत्वपूर्ण वजह माना गया है। और इसका विरोध वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो कुकी जनजाति है, उन कुकी जनजाति समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। और इसी कारण से देखें तो मैतेई और कुकी समुदाय दोनों क्या है कि वहां पर इस हिंसा में कहीं ना कहीं झोंके जा रहे हैं। हिंसा से प्रभावित जो मैतेई और कुकी समुदाय के जो लोग हैं, अभी बड़ी संख्या में देखें तो वहाँ पर अलग अलग जो राहत शिविर बनाए गए हैं, वहाँ पर अपनी जान, अपने कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए छिपे हुए हैं, वहाँ पर वो आश्रय लिए हुए हैं। और हिंसा से प्रभावित कुछ लोग भागकर जो मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ के बारे में बेसिक जानकारी हम देखेंगे। मणिपुर की जो आबादी है वो 38 लाख के आसपास है, और यहाँ पर जो बहुल समुदाय कह सकते हैं वो मैतेई है। यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 53%, 53% क्या है कि मणिपुर में कौन है, मैतेई समुदाय है। ज़्यादातर देखेंगे तो जो राजधानी क्षेत्र है उसके आसपास घाटी क्षेत्र में इनका निवास है। और दूसरा जो समुदाय है यहाँ पर देखेंगे तो कुकी है। कुकी जो है वो लगभग आप देखेंगे कि 35 से 40% क्या है कि यहाँ पर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें अगर हम नागाओं को भी जोड़ दें तो ये जो संख्या है वो 40% से अधिक हो जाती है। अलग अलग जो जिले हैं, जिलेवार अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि आखिर हिंसा से प्रभावित जो जिले हैं उनमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो जिले हैं अगर आप देखेंगे तो उत्तर के कई सारे घाटी क्षेत्र वाले, और इस तरह से देखेंगे तो मध्य वाले जो क्षेत्र है खासतौर पे हिंसा से प्रभावित जिले हैं। यहाँ पर जो मैतेई गुट है, जो कुकी गुट है, उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कुकी गुट है ये कुकी नेशनल आर्मी इसके तहत बनाई गई है। कुकी रिवोल्यूशन जो आर्मी है, जोमी जो रिवोल्यूशनरी आर्मी है, कुकी जो स्टूडेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह की क्या है कि कुकी समुदाय के तहत कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सारे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आर्मी के तौर पर जो संगठन है वो बनाए गए हैं। ऐसे ही मैतेई गुट के द्वारा भी बहुत सारे जो इस तरह के संगठन या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। राजनीति और आबादी में अगर मैतेई समुदाय की ताकत की बात करेंगे तो मूल रूप से देखेंगे तो मैतेई जो समुदाय है वो पूरी तरह से मणिपुर में हावी है। कुल जो ट्राइब्स हैं वो 33 हैं। प्रमुख जनजातियां 3 हैं, मैतेई, नागा, कुकी, और इसमें सबसे जो प्रभावी समुदाय है वो मैतेई माना जाता है। इम्फाल घाटी में अगर देखेंगे तो इम्फाल घाटी वाले जो इलाके हैं वहाँ पर मैतेई समुदाय का पूरी तरह से देखें तो कब्जा है, दबदबा है। और मणिपुर की कुल आबादी में इनकी जो हिस्सेदारी है, पहले हमने बताया कि लगभग 53% से भी अधिक है। यानी मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो जो कुल जनसंख्या है उसमें जो मैतेई समुदाय है उसकी संख्या सबसे अधिक है। और इसी कारण से देखेंगे तो वहां पर मणिपुर में कुल जो विधानसभा है उसमें से जो विधानसभा में विधायकों की जो संख्या है वो 60 है। तो उस 60 में से 40 जो कह सकते हैं कि विधानसभाएं हैं वहां पर मैतेई समुदाय के जो कैंडिडेट हैं वो कह सकते हैं कि काबिज है। इसके अलावा नागा और कुकी के बारे में देखेंगे तो नागा और कुकी जो जनजाति है ये मुख्य रूप से क्या है कि ईसाई और पहाड़ी जिलों में इनका जो एक दबदबा है वो देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जो मूल रूप से जो मैतेई समुदाय है ये इम्फाल जो घाटी क्षेत्र है उस घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि उसके विपरीत जो नागा और कुकी समुदाय है ये क्या है कि ये जनजातियां मूल रूप से जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर ये काबिज है। मणिपुर में 20 जो विधानसभा है वहाँ कुकी और नागा जनजातियों का एक जो प्रतिनिधि है वो यहाँ से चुनकर आता है। मणिपुर के कुल जो आबादी है उस कुल आबादी में लगभग नागा और कुकी जो समुदाय है इनका जो प्रतिशत अनुपात है वो 30 से 35% के बीच में, अलग अलग आंकड़े आते हैं, वो माना जाता है। तो इस तरह से हम देख लिए। अब यहाँ पर क्या जो मैतेई है वो मैतेई को मिलना चाहिए एसटी का दर्जा, मैतेई समुदाय का क्या तर्क है उस पर थोड़ा सा हम बात कर ले। तो देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो डिमांड्स है उस कमेटी ऑफ मणिपुर ने हाई कोर्ट में ये कहा था कि वर्ष 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा उस समय मिला हुआ था।
मैतेई को जनजाति का जो दर्जा है वो उसके पूर्वजों की जो ज़मीन है, उनकी अपनी जो कल्चर है, परंपरा है, संस्कृति है, जो भाषा है, उसकी रक्षा के लिए उन्हें ये जो दर्जा है ये प्राप्त होना चाहिए। मैतेई को संवैधानिक जो कवच है उसकी ज़रूरत है और मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, इस तरह का आरोप लगाया गया था। जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला है वे इम्फाल वैली में ज़मीन खरीद सकते हैं, इस तरह की बात कही गई है। अब यहाँ पर जनजातियों के संदर्भ में अगर बात करें तो जनजातियों का ये भी कहना था कि जो मैतेई बहुसंख्यक हैं और जो इनका सियासी दबदबा है, ये पढ़े लिखे और संपन्न है, यानी कि इनके खिलाफ ये तर्क दिया गया कि ये जो अपने को कह सकते हैं जनजाति दर्जा की बात करें तो ये जो समुदाय है ये काफ़ी डेवलप्ड है, इनकी आर्थिक जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है, ये एजुकेटेड है, तो इनके लिए इस तरह का जो दर्जा है जनजाति का वो नहीं मिलना चाहिए। जनजातियों को लगता है कि मैतेई को दर्जा अगर मिल गया, जैसे कुकी और नागा जो जनजाति है वो, उनको ये डर सता रहा है कि अगर मैतेई समुदाय को अगर इस जनजाति जो स्टेटस है वो मिल गया तो फिर नौकरियों में वो पूरी तरह से हावी हो जाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है और इस कारण से जो बाकी समुदाय है वो हाशिए पर चले जाएंगे। मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उस अनुसूची में शामिल है और इनमें से कईयों को एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे जो स्टेटस हैं उनका फ़ायदा भी मिल रहा है। और इसी के संदर्भ में देखें तो मणिपुर में जो मूल रूप से दो समुदाय हैं मैतेई और कुकी, इनके बीच में जो जाति हिंसा है वो लंबे समय से चल रही है और इसी कारण से राज्य में जो प्रशासन है वो संविधान के अनुरूप चल नहीं पा रहा है, जिस कारण से फिर से एक बार राज्य में 6 महीने के लिए जो राष्ट्रपति शासन है उसे और बढ़ा दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम था जिसे हमने देखा। इसी घटनाक्रम पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने मूल रूप से जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन एक्सटेंड किया गया उसके बारे में हमने चर्चा की। इस चर्चा के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जुलाई इंड ऑफर सेल के तहत 23 से 28 जुलाई के बीच में कुछ महत्वपूर्ण संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो कार्यक्रम है उन पर खास डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिसके तहत देखें तो आईएएस फाउंडेशन कोर्स जो पीटी मेंस के लिए संचालित होता है, इस कोर्स के तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स है उन पर 60% की छूट दी जा रही है। ऐसे पीसीए जो फाउंडेशन कोर्स है उन कोर्स पर 60 से 75% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। और इसी ऑफर के तहत यूपीएससी, यूपी पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी मेंस के लिए लाइव ऑनलाइन कोर्स, इन पर भी 50, 60 और 70% तक के छूट दिए जा रहे हैं। जो भी संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो वैकल्पिक विषय हैं, जो ऑप्शनल कोर्स हैं, उन पर 50 to 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इस छूट के तहत ऑनलाइन मोड पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट संचालित करता है संस्कृति आईएएस, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसका हाल ही में फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है, इसका जो एडमिशन है वो ओपन है और जो भी निर्धारित फी है उस पर डिस्काउंट के बाद इसकी जो अब फीस है वो केवल 25,000 मात्र। इसके अलावा दूसरा जो वैकल्पिक विषय है वो इतिहास का है। इसके लिए जो बैच है वो 31 जुलाई सुबह के 8:30 बजे इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है आपको केवल 17,500 में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा भी खास बात है कि इसके लिए जो ऑफर वैलिडिटी है वो 23 से 28 जुलाई 2025 है। और भी अगर आपकी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने अपने इस एपिसोड में मणिपुर में लागू जो राष्ट्रपति शासन है इस संदर्भ में बात की, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।